Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. आज हम academic sessions में आगे बढ़ के आज हम टॉपिक करेंगे CSR, वन शॉट ऑन CSR विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सेक्शन 135 में फॉल करता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एंड आई नो कि अगर आप CA, CS, CMA के स्टूडेंट हो तो CSR का टॉपिक तो आता ही आता है, राइट? एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, हाई, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Academy Plus educator for CS CET and CS professional students, and here I guide all CA CMA students, CS CMA students for the मेनली फॉर कंपनीज लॉ। सो कंपनी लॉ जो है उसमें CSR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने कोशिश करी है कि सारे ही टॉपिक्स को हम यहाँ पे रिवाइज करें, दैट नीड्स टू बी सीन, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि CSR होता क्या है, राइट? CSR इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें ये सिखाता है कि हर एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे, जिसे हम कहते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट? इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से ह्यूमन कैपिटल यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके बदले में वो सोसाइटी को क्या देते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर CSR। CSR ट्रिपल बॉटम लाइन या 3 P's पे बेस्ड होता है, जिसे हम कहते हैं पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि एनवायरनमेंट, एंड प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तभी ये सारी चीज़ें होंगी। सेक्शन 135 से डील करता है। तो सबसे पहले कौन सी कंपनीज इस सेक्शन के अंडर फॉल करती हैं? एवरी कंपनी, ट्रस्ट मी, हर कंपनी इस सेक्शन के अंडर फॉल करती है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। सो एवरी कंपनी, ऑफ कोर्स फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है। हैविंग, इन तीनों में से कोई भी एक अगर उसमें फॉल करती है तो ऑटोमेटिकली वो 135 के अंडर फॉल करती है। एज यू कैन सी, और अगर किसी कंपनी का नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर किसी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, राइट? और इनमें से कोई भी एक, राइट, इनमें से एनी वन क्राइटेरिया भी अगर रिजॉल्व होता है, सॉल्व होता है, लाइक वो एक कैटेगरी में भी फॉल कर जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी 135 के अंडर लाइबल हो जाती है, एलिजिबल हो जाती है उसके लिए, राइट? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर इन तीनों में से कोई भी एक फिगर मैच कर जाती है तो उस कंपनी को इस साल में 135 करने की ज़रूरत है। और उस कंपनी को सबसे पहले क्या करना होता है? CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है, राइट? सो पहले क्या होता था कि हर कंपनी जो CSR के अंडर फॉल करती थी वो हर एक कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। कहते हैं जो CSR ऑब्लिगेशन है, सो CSR ऑब्लिगेशन या CSR स्पेंडिंग होती है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, राइट? पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के उनका 2% जो हम निकालते हैं उसे कहते हैं CSR ऑब्लिगेशन। और अगर 2%, लाइक एज इन अगर 3 इयर्स नहीं हुए तो जितने भी साल हुए उतने का एवरेज निकाल के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वो उसके अंदर फॉल करना शुरू कर रही है 135 के अंडर। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है कि अगर कंपनी का CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख या उससे कम है, इन कंपनीज को CSR कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कंपनीज को CSR कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। CSR कमेटी का जो भी काम है वो बोर्ड कर दिया करेगी, राइट? अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी जो CSR में आती है, बट मेन बात यह है कि जो CSR में इंक्लूड नहीं होती, नंबर 1, कोई भी एक्टिविटीज़ जो आउटसाइड इंडिया होती है, इसका एक्सेप्शन है ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल इन फॉरेन कंट्री। अगर बाहर जाके कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप उनकी ट्रेनिंग स्पॉन्सर करते हो तो वो अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। नंबर 2, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो CSR नहीं होता। बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज, बिल्कुल एम्प्लॉइज को अगर आप फायदा पहुंचाते हो तो वो CSR नहीं माना जाता अंडर 135। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई चीज़ करते हो जो आप डे टू डे बिजनेस, जो आपका या कंपनी का एक्चुअल में काम है, उसके अंडर आप CSR नहीं कर सकते। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, स्पॉन्सरशिप्स जो होती हैं वो मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए होती हैं, तो इसलिए हम इसे CSR में नहीं मानते। या फिर अगर किसी लॉ ने आपको कोई चीज़ करने के लिए बोली है तो वो भी हम CSR में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। उसके बाद CSR में कई बार हम कहते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोजेक्ट हो गया, एक होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। अगर कंपनी 1 साल से ज़्यादा यानी कि बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक करती है तो उसे हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है? इसकी टाइमलाइन 3 ईयर्स होती है, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ बिगिन। यानी कि अगर ईयर 1 में स्टार्ट हुई है तो इसे 3 साल और मिलते हैं कंप्लीशन के लिए।
तो इसका टाइम पीरियड होता है 1+3। और इसमें वो प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो इनिशियली तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन सिचुएशंस की वजह से वो ऑनगोइंग बन गए। तो बोर्ड को अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगती है तो बोर्ड से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कर सकता है, राइट। सीएसआर कमेटी के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी, तो सीएसआर कमेटी एक्चुअली में किस किस तरीके से कॉम्पोजिट होती है। लिस्टेड कंपनी है तो 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं, 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें से अगेन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं कर रहा तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, 2 और मोर डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनीज में भी 2 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। एंड फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें से एक जो है वो स्पेसिफाइड होता है सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में। बेसिकली इसमें होता है कि वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और दूसरा फॉरेन कंपनी किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है, राइट। उसके बाद सीएसआर कमेटी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए। सो विद रिस्पेक्ट टू सीएसआर कमेटी की जो मीटिंग है, लॉ साइलेंट है, लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि एज ऑफन एज नेसेसरी उन्हें जरूर मिलना चाहिए, मतलब जब जब उन्हें जरूरत लगती है मिलो। और कोरम के केस में भी यही है, लॉ साइलेंट है। तो जो हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि अगर बोर्ड या लॉ या अथॉरिटी कुछ मेंशन नहीं करते, फिर सारे के सारे मेंबर्स ही जो हैं वो कोरम बन जाती है। ऑल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट कोरम। अब ये जो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट की हमने बात करी, तो वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर तो फॉरेन कंपनी है तो नेट प्रॉफिट जो एज पर P&L अकाउंट 381 सेक्शन में होता है उसे ही हम कंसिडर करते हैं। अगर इंडियन कंपनी है तो एज पर नेट प्रॉफिट दैट शैल बी कैलकुलेटेड अंडर 198। नेट प्रॉफिट में से 2 चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। हम इस नेट प्रॉफिट को एक्चुअली एडजस्ट कर देते हैं सीएसआर कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें से निकाल देते हैं प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच। कोई भी ओवरसीज ब्रांच है या ब्रांचेस ऑफ द कंपनी है जो एक सेपरेट कंपनी या अदरवाइज की तरह बाहर की कंट्री में काम कर रही है, उनके प्रॉफिट को हम सीएसआर के लिए कैलकुलेट इंक्लूड नहीं करते। एंड नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो एक्चुअली में कवर हो रही है, इट इज कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और 135 में वो फॉल भी कर रही है और 135 के प्रोविजंस को वो फॉलो भी कर रही है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो उसके अंडर पहले फॉल कर रही है और उससे अच्छे से कंप्लाई भी कर रही है। उस केस में इसका डिविडेंड भी हम निकाल देंगे और ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा, इसका 2% जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अगर सीएसआर स्पेंड ही ना हो तो फिर क्या करो। अगर अनस्पेंड रह गया, अगर तो नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फंड में ट्रांसफर कर दो, विच इज गिवन इन शेड्यूल 7 विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही अगले 6 महीनों में उसे फंड दैट आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 उसमें ट्रांसफर कर दो। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले तो उसे आपने अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट फॉर रेलेवेंट, यानी कि एक बैंक अकाउंट खुलवाना है अपने शेड्यूल्ड बैंक में, ठीक है, जिसका नाम होगा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। उसमें सारे के सारे पैसे जो हैं विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर करने हैं। लेकिन उसके बाद 3 साल का इसके पास टाइम होता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक्चुअली 3 साल का होता है, तो 3 साल के अगले 3 साल का इनके पास टाइम होता है कि वो उसे खर्चा करे। अगर 3rd ईयर के एंड तक भी वो खर्चा नहीं करती है, फिर वो बचा हुआ पैसा अगेन फंड दैट इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। सो मेक श्योर अबाउट दिस। और पेनल्टी, अगर अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट आप नहीं करते हो तो फिर पेनल्टी कंपनी की क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जो फंड में जाना था या अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में रह गया, यानी कि ऑनगोइंग या नॉट ऑनगोइंग जितना भी अमाउंट था उसका दुगना करके या 1 crore विच एवर इज लेस, ये होती है कंपनी की पेनल्टी। एंड 1/10 ऑफ फंड, अगर जितना ट्रांसफर करना है था जो नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में था और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में जितना अकाउंट में पड़ा है उसका 1/10 और 2 lakhs विच एवर इज लेस, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है एंड ये पेनल्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखनी। और फिर आता है वेबसाइट डिस्क्लोजर। बिल्कुल सीएसआर करना है तो बिल्कुल छुपाना नहीं है, खुलेआम बताना है। सो वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी एंड सीएसआर पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। इसके साथ साथ बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ भी सीएसआर रिपोर्ट जो है वो इनेक्स करी जाती है। सीएसआर रिपोर्ट जो है बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ भी इनेक्स करी जाती है और ये सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्लोजर्स जो हैं ये वेबसाइट के डिस्क्लोजर्स हैं।
कि कॉम्पोजिशन क्या है एंड CSR पॉलिसी प्रोजेक्ट्स क्या है और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए डिस्क्लोजर्स हैं, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CSR के बारे में। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई हों CSR के बारे में। क्विक रिविजन की तरह है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर आपकी कोई एकेडमिक सेशन की रिक्वेस्ट है, मेक श्योर यू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड follow me on other social media handles as well. I'll see you super soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.